लाइव हो चुकी हैं, आप शुरू करें। नमस्कार, जी लाइव। मैं डॉक्टर मधुबाला सिन्हा, मोतिहारी चंपारण की धरती से पथगामिनी के फेसबुक पटल पर मैं आज उपस्थित हूँ। आभार प्रकट करती हूँ मैं पथगामिनी के पटल का। आभार व्यक्त करती हूँ मैं मंजुला श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ने का प्रयत्न किया और प्रयत्न में सफल भी हुई। आज दिन में बहुत प्रयास हुआ है और प्रयास के बाद हम एक दूसरे के सामने हैं। कुछ लघु कथा पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा अपने विषय में बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस पटल के लिए नई हूँ और हो सकता है बहुत लोग भी नए होंगे। मैं मोतिहारी चंपारण की रहने वाली हूँ, बिहार से हूँ और 1994 से मैं साहित्य के क्षेत्र में हूँ। मैं इंटर महिला कॉलेज में भोजपुरी की ही अध्यापिका रही हूँ। इस साल जून में मैं रिटायर कर चुकी हूँ और अब लगता है कि पूर्णतः साहित्य सेवा में लग जाऊंगी। मैं छंद मुक्त रचनाएं लिखा करती थी कविता के रूप में, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने गीत, लघु कथा, संस्मरण, हाइकू लगभग सभी विधाओं में अपनी कलम चलाने का प्रयत्न किया है। हिंदी के साथ साथ मैं भोजपुरी में भी लिखती हूँ, लघु कथा भी, गीत भी, कविताएं भी और मेरी लगभग 20 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 3 भोजपुरी की है। तो आइए मैं अपना रचना पाठ लघु कथा के साथ इस पटल पर शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं तो माँ सरस्वती का वंदन करती हूँ और पुनः इस पटल का अभिनंदन करती हूँ। पुनः मैं मंजुला जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपनी कुछ लघु कथाओं के साथ मैं शुरू करती हूँ। सुलगती चीख। 2-4 हिंदी लघु कथा, इसके बाद भोजपुरी की लघु कथा। मधुमिता अल्ट्रा मॉडर्न लड़की, पत्रकारिता में अव्वल, कुशाग्र बुद्धि और मम्मी पापा की लाडली। छोटे से कस्बे से दिल्ली जैसे जगह में आकर बहुत कम समय में उसने अपनी पहचान बना ली थी। अकेली रहती, सिगरेट शराब की आदि तो न थी, परंतु उसे परहेज भी न था। पीने का दिखावा वह ज्यादा करती थी। क्लब पब में घुसती कि शायद कोई सनसनीखेज खबर मिल जाए और उसी क्रम में आज वह शहर के सबसे बदनाम गली में प्रवेश कर गई थी। आधी रात को वह लड़खड़ाने का नाटक करती बाहर आई। कुछ मनचले पीछे थे। वह चाहती थी उन्हें बहलाकर अपने दोस्त तक पहुंच जाए। वह चाहती थी उन मनचलों को बहलाकर अपने दोस्त के पास पहुंच जाए, पर यह क्या, उसका दोस्त तो उन्हीं में शामिल था। वह धोखा कैसे खा गई? वह संभले तब तक मजबूत बाहों ने उसे घुमा दिया। वह लड़खड़ाई, गिड़गिड़ाई, अपने दोस्त से मदद की गुहार की, सड़क पर आने जाने वालों को पुकारती रही, पर सब व्यर्थ। दोस्त बिक चुका था और लोग अंधे हो चुके थे। दोस्त बिक चुका था और लोग अंधे हो चुके थे। यह थी मेरी लघु कथा सुलगती चीख। बस यूं ही समाज में जो बिखरा हुआ चीज आसपास जो हमारे नजर आता है, हम प्रयास मैं करती हूँ
उन्हें अपने कलम की ताकत देने का, कोरे कागज पर उतारने का। आइए एक और भोजपुरी की ही रचना देखते हैं, हिंदी की रचना देखते हैं। आजकल परिवार में बुजुर्गों की क्या दशा होती है, कमोबेश यह उकेरने का प्रयत्न किया है मैंने। अपवाद छोड़कर लगभग सब जगह बुजुर्ग मानो बेकार की चीज हो गए हों। आइए एक प्रयास देखते हैं। उम्र शीर्षक दिया है मैंने, उम्र। भरी दोपहर चुपके से मुख्य द्वार को खोल वे बाहर आ गए। भरी दोपहर मुख्य द्वार को खोल वे बाहर आ गए। दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे चलते वे अंतिम छोर पर पहुंचे ही थे कि सिलाई करता दर्जी झट उठ खड़ा हुआ और हाथ पकड़कर धीरे धीरे अपनी दुकान तक ले गया। बाबा, चाय ला रहा हूं, पी लो। कुछ खाओगे? पोपला मुंह ऊपर कर भरी आंखों से उन्होंने देखा। कुछ कहना चाह कर भी शब्द बाहर न निकल सका। दर्जी सामने की दुकान से बिस्किट और चाय लेकर आया और उनके पैरों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगा। कुछ इधर उधर की बातें कर एक आध घंटा साथ बिता हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे तक पहुंचा भी आया। घर में सन्नाटा पसरा था। शायद घर में कोई न होगा या उनके रहने और न रहने से किसी को अंतर न पड़ता होगा, क्योंकि उनकी उम्र 103 वर्ष थी। क्योंकि उनकी उम्र 133 वर्ष थी। मानवीय संवेदनाओं को परिलक्षित करती। एक तरफ जहां परिवार में बुजुर्ग बेकार की चीज समझे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वह गरीब जिसे कोई भी लालच नहीं है, वह उस बुजुर्ग को सहारा देकर अपने साथ लाता है और साथ रखता है, उनका साथ देता है। आइए ऐसे ही एक और रचना में रखती हूँ, लघु कथा। शीर्षक दिया है मैंने, गठबंधन। आज के परिवेश में, भाग दौड़ की जिंदगी में, जहां पति पत्नी दोनों नौकरी पेशा है, ये एक अहम कहीं ना कहीं ये भीतर आ जाती है। एक कण भी हो सकता है कि तुम कमा रहे हो, मैं भी कमा रही हूँ, तुम कमा रही हो तो मैं भी कमा रहा हूँ, यानी हम एक दूसरे किस बराबर है। और यही बराबरी की भावना धीरे धीरे करके एक झगड़े का रूप धारण कर लेती है, तलाक का रूप धारण करता है, परिवार के बिखराव का रूप धारण करता है। परंतु अगर थोड़ी भी समझदारी होती है तो पुनः परिवार एक हो जाता है। एक इसी मनोदशा की एक रचना रखने का प्रयत्न करती हूँ मैं, गठबंधन। कल भी उन दोनों में जमकर तकरार हुई थी। कल भी उन दोनों में जमकर तकरार हुई थी। तकरार क्या, लड़ाई हुई थी। दोनों ने रात छत के नीचे बिताई, पर अहले भोर दोनों का बिस्तर बंध चुका था। दोनों अपने मंजिल की ओर कदम बढ़ाने को आतुर थे। अब किसी भी कीमत पर साथ नहीं रहना। बहुत सह लिए, अब न सहेंगे। खरीदे हुए गुलाम नहीं है हम। आखिर समझ क्या रखा है मुझे, खरीद लिए हैं क्या? सुनो, चाय बना दी हूँ, टोस्ट आमलेट रख दी हूँ। जब तक काम चले चला लेना, बाकी समझते रहना। तुम्हारा टूर का टिकट बुक करा दिया हूँ, होटल और कैब भी बुक है। ठंड के कपड़े रख लेना, ध्यान से प्रोजेक्ट पूरा करना। दोनों हंस पड़े। शायद गठबंधन कमजोर न था, गठबंधन कमजोर न था। छोटी छोटी
लघु कथा तो अपने आप में पूर्ण होती है, छोटी ही होती है, लेकिन प्रयास किया है मैंने अपने आसपास के कुछ भावों को शब्द देने का। आज के समय में लड़का और लड़की का भेद समाप्त हो चुका है। पहले के समय में जहाँ होता था कि लड़कों के इंतजार में लड़कियों की लाइन लग जाती थी, भले ढंग से परवरिश हो या ना हो, या यह भावना रहती थी कि लड़के नहीं होंगे, अगर लड़का नहीं हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आज धारणाएं बदल चुकी हैं। आज कदम से कदम मिलाकर हम साथ बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। लड़का और लड़की का भेद धीरे धीरे मिटता जा रहा है। एक रचना रखने का प्रयास करती हूँ मैं। शीर्षक दिया है मैंने भाई दूज। आज बहनें ही नहीं, सभी भाई भी उल्लास में थे। साल भर में दो ही आता है, भाई दूज और रक्षाबंधन, जिसे बहनें भाई से मनचाहा उपहार ले सके और भाई गुल्लक का बोझ बढ़ाते रहते ताकि समय पर बहन को उपहार दे सके। नीला, हमारे पापा मम्मी ने हमें भाई लाकर क्यों नहीं दिया? हम किसे टीका करें? मम्मी के हाथों की थाली से मामा को टीका करते देख नन्ही पड़ियां एक दूसरे से पूछने लगी, हाँ दीदी, हमारे तो भाई ही नहीं है, हम किसे टीका करें? क्यों नीला, चलो आज किसी अनाथालय से गोलू मोलू भाई लेकर आते हैं। मामा, जो जाने कब से उनकी नन्ही जिज्ञासा में फंसे थे, अचानक बोल पड़े, क्यों बच्चों, आज के जमाने में लड़कियां क्या लड़कों से कम है कि तुम्हें भाई की जरूरत पड़ गई? मामा, पर टीका तो भाई को ही करते हैं ना, जैसे मम्मा ने आपको किया। नहीं बच्चियां, आज लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है। कौन ऐसा काम है जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं? सोचो और बताओ तो मुझे। नीला और रागिनी ने एक दूसरे को देखा, नजरों में फैसला किया और थाल उठाकर एक दूसरे को टीका करने लगे। एक दूसरे को टीका करने लगे। या एक छोटी सी बाल मनोविज्ञान की रचना। हमारे समाज में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसे हम कोई शब्द नहीं दे पाते। घटित जिसके साथ होता है वही समझता है उस दर्द को कि क्या घटित हो रहा है। लोग अटकलें लगाते हैं, अच्छी भी बुरे भी, लेकिन उनका दर्द बांटने वाला कोई नहीं होता है। और अच्छा कम, बुरा ज्यादा अटकल लगाई जाती है। ऐसे ही एक मनोदशा की रचना सामने रखने का प्रयत्न करती हूँ। शीर्षक दिया है मैंने इंतजार। भीड़ का आलम यह था कि पैर रखने को भी जगह न थी। शायद पूरा शहर ही उमड़ पड़ रहा था। आखिर हो भी क्यों नहीं, मामला शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर गौतम से जो जुड़ी थी। डॉक्टर गौतम मशहूर सर्जन बहुत कम उम्र में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। लोग उन्हें इंसान कम, भगवान ज्यादा मानते थे। सच भी था, उनकी स्निग्ध मुस्कान और सहज व्यक्तित्व आधी बीमारी दूर कर देती थी। और बाकी आदि की तो उनके बाएं हाथ की बात थी। सामाजिकता में आगे, कभी भी किसी की जरूरत को पूरा करने को तत्पर, छोटा परिवार, सुखी परिवार। सभी तरह तरह की बात कर रहे थे, अपने अपने ढंग से अंदाजा लगा रहे थे, कानाफूसी चल रही थी। और इन सबसे अलग डॉक्टर गौतम बेहोश पत्नी के सिरहाने बैठे पोस्टमार्टम के बाद आने वाले इकलौते बेटे के शव का इंतजार कर रहे थे।
इकलौते बेटे के 100 का इंतजार कर रहे थे। जब किसी वजह से उनके पुत्र ने की मृत्यु हो चुकी थी, लोग अटकल लगा रहे थे। जरूर प्रेम प्रसंग रहा होगा, जरूर उसने नशा किया होगा, लेकिन उस दर्द को, इकलौते बेटे के खोने के दर्द को तो ये माँ बाप ही समझ रहे थे। इसी मनोदशा की एक रचना रखी थी मैंने। एक और रचना रखती हूँ मैं। ए, ये बंद कर रहा, आवाज आता है इससे। प्रेम की परिभाषा आज तक न कोई समझ सका है और न शायद आज तक कोई समझेगा। प्रेम अपने आप में पूर्ण है, अगर हम मानते हैं तो प्रेम को अधूरा भी कहा जा सकता है, जो कभी भी पूरा न होने वाला होता है। अपने अपने ढंग से कवि, शायर, साहित्यिक, सामाजिक लोग बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करते आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र तोमर सर को। सभी लघु कथाओं की भूमिका भी बहुत सुंदर है। बहुत बहुत आभार सर, अपरिभाषित है। धन्यवाद सर। लाजवाब सुधा शर्मा जी का स्वागत करती हूँ मैं, अभिनंदन करती हूँ। आप लोग पटल पर उपस्थित हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही कर रही हैं आप, अपनी ही मनोदशा के लिए सब पर्याप्त नहीं मिले। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वाकई सब नहीं मिलते। तो प्रेम को परिभाषित करना बहुत कठिन है। मैं पटल पर जुड़े हुए सभी विद्वजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और पुनः मैं मंजुला जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। अपने अपने ढंग से सभी, धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, बहुत बहुत आभार सर। प्रेम क्या सोच रही हो? शून्य में निहारती सुधा की आंखों में अजीब भाव देखकर विवेक पूछ बैठे। मैं यह सोच रही थी कि आखिर प्रेम है क्या, जिसके लिए लोग मर मिटते हैं। कहीं परिवार टूट जाता है तो कहीं संवर भी जाता है। अच्छा, प्रेम को परिभाषित करने का प्रयत्न किया जा रहा है? मजाक उड़ाते हुए विवेक ने पूछा। यार विवेक, मैं परेशान हूं और तुम मजाक उड़ा रहे हो। रुआसी सुधा बिफर पड़ी। अरे अरे, नाराज मत हो, मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मजाक कर गया। देखो, प्रेम को शब्दों में बांधना कठिन है। आंख दिमाग को खबर देता है कि यह व्यक्तित्व मुझे अच्छा लगा। वह दिल तक बात पहुंचा देता है और तब दिल दिमाग से सलाह लेकर निर्णय करता है कि वह प्रेम के योग्य है या नहीं। पर यह तो प्रेम की परिभाषा नहीं हुआ। जिस सुनी को हम सभी जानते हैं, पर उसके गुण का महत्व कम लोग ही जान पाते हैं, वैसे ही यह प्रेम है। नाम सभी जानते हैं, पर परिभाषित करना सबके बस की बात है। अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे प्रेम करना हो तो क्या करोगे? मुस्कुराकर विवेक ने कहा, न दिल की सुनूंगा न दिमाग की, बस आंखों की भाषा पढ़कर प्रेम को अंगीकार कर लूंगा। और वह निःशब्द उनकी आंखों में देखती रही, उनकी आंखों में देखती रही। पुनः मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। साधना शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है।
जैसा मैंने पहले भी कहा था, धन्यवाद सुधा जी। आप पटल पर होती हैं तो उत्साह और बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं हिंदी और भोजपुरी दोनों में लिखती हूँ। जी सर, आदरणीय धर्मेंद्र नाथ तिवारी सर, प्रेम की सटीक परिभाषा अपने अनुसार। जी हाँ सर, प्रेम की परिभाषा अपने ही अनुसार हर व्यक्ति गढ़ता है। तो मैं कुछ भोजपुरी की लघु कथाएं आप सभी के सामने रखती हूँ। इसके बाद मैं फिर हिंदी की लघु कथा रखूंगी। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, मेरी मातृभाषा है। भोजपुरी की मिट्टी में मैं पली बढ़ी हूँ, एक मिठास लिए हुए। मैं समझती हूँ कि कोई भी भाषा न पूर्ण होती है न अपूर्ण होती है, न अपना होता है न बेगाना। भाषा तो हमारी भाषा है। तो मैं भोजपुरी की कुछ लघु कथा रखती हूँ। सौदा, हिंदी में सौदा बोलते हैं जिसे, भोजपुरी में सऊदा। सौदा, सौदा एक व्यापार की बात। लाख जीवन में किसी के भी कोई कठिनाई आ जाए, लेकिन जब तक उसमें व्यापारिक लाभ की बात नहीं होती है, कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाता। बहुत कम ही अपवाद मिलेंगे ऐसा कि अपनी परिस्थितियों से को दरकिनार कर लोग दूसरे को के मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं यही सौदा रखने का प्रयत्न करती हूँ। मंजुला जी कुछ कहना चाह रही हैं? मंजुला श्रीवास्तव, मेरी भी भाषा है। बिल्कुल, हमारी आपकी भी ही भाषा है। नित्या दालानी में बैठल, दालानी घर का ओसारा, नित्या नाम है। दालानी में बैठल सोचत रहलन, कितना बाउर समय आ गइल बा। लोग एक दूसरा के जान के पियासल भइल बा। कतहु केकरो मन में एक दूसरा के प्रति सम्मान नइखे। सभे एक दूसरा के नोचे खसोटे में लागल बा। कोई केकरो के मदद करे वाला नइखे। जाने लोग कहवा जा रहल बा। फोन के घंटी बाजत आ मन मुस्कैले उ फोन उठा लेला। हेलो, के बोला था? जी हाँ सुधा जी, भोजपुरी मीठी भाषा है। हेलो, के बोला था? हम है ये काका रामलोचन। मुनीन्द्र कुमार मिश्र, भोजपुरी एक सरस भाषा है। बहुत बहुत आभार सर आपका, आप पटल पर उपस्थित है। आभार व्यक्त करती हूँ आपका। हम है ये काका रामलोचन। बोला हो बचवा, का बात बा? काका, माई अस्पताल में भर्ती बारी, 20,000 रुपया चाहिए, दवाई में घटल बा। का कहत बड़ा हो बचवा? हमरा लगे कहाँ से आई? हम अब कमासु कमासु तबानी ना। काका, सुद सहित वापस कर दे, हम व्यवस्था कर दो। रामलोचन लगभग गिड़गिड़ा काका के फोन पर बोलत रहलन। ए बचवा, रही तो हम झूठ काहे बोलती? साचो उनु हमरा लगे नहीं है। कहीं से कोनो जुगाड़ कर काका, 10% ब्याज भी दे दे हम। अब ही फसल बनी, अस्पताल से अइला पर अंगूठा लगा दे हम। काका, उपाय करवा दी। 10% देबा नु? एकता धीरज वर्मा, बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। पटल पर तुम उपस्थित हो मेरी बिटिया रानी।
उपाय करवा दी, 10 टका दे दे बनू। माई क्रिया काका, एकदम में दे दे हम। अच्छा बचवा, कोशिश करत बानी, भेटते अस्पताल ले आवतनी, आ भौजी के तनी देखाऊ ले हम। ठीक बा काका, व्यवस्था करा दी। जय राम जी की काका। जय राम जी बचवा। 10 टका, बाप रे, सौदा बाउर नहीं खे। सोचा तू संदूकची के ताला खोली के ललका एक रंगा में बांधल परसों बैंक से छोड़ावत रुपया गिने लगे। बैंक से छोड़ावल रुपया गिने लगे। उनका आंखी की सोझा 10 टका के ब्याज नाचत रहे। चंचल जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ नाम निकल गया है ऊपर, मैं देख नहीं पाई, फिर भी मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सब पटल पर अपना कीमती वक्त लेकर के उपस्थित हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी के सामने ऐसे ही एक दो छोटी छोटी रचनाएं लघु कथा के रूप में सामने रख रही हूँ। विजय तिवारी किसले जी, स्वागत है आपके। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद पटल पर मेरा स्वागत करने के लिए। आप उपस्थित हैं, मेरा हौसला अफजाई के लिए अभिनंदन करती हूँ मैं आपका। राजनीति से कोई अछूता नहीं है। राजनीति अच्छे अच्छे लोगों को पीछे ले आती है, तो पीछे वाले लोगों को ऊपर भी ले जाती है। गरीबी और मजबूरी पर बहुत सुंदर भोजपुरी में चीज। बहुत बहुत आभार सर आपका। कथोपकथन बिल्कुल स्वाभाविक है, धन्यवाद सर। तो राजनीति से के साथ एक रचना। सुना 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 सबे सुना, आज अंतिम लहर बा, बात सुने के, समझे के, आ करे के। बस बात याद रखी एगो निशान, जे राउर किस्मत चमका दी, जिए के नौका राह बता दी, आ नौहन के रोजी रोटी के जुगाड़ बैठा दी। बस याद रखे के चाहे एगो निशान। गली के मोड़ पर लाल कागज में लपेटल लोग मुट्ठी में कुछ थमौले जाए, आ आवे जाए वाला लोग चुपचाप पाकिट के हवाले के ले जाए। बाकी सुखना मन ही मन डेरात गवे गवे तीसरका बेर सर्कल जाए। पकड़ाए के डर से ऊपर से झुंझलाहट भी रहे। हम ललमुनिया ओकरा माई के भी काहे ना लेके आई। ओकनियो के रहती त ललका पुड़ियावा ओकरियो के मिलित नु। आई जे चिचियात लोग, वो अतना बरस पर काहे आवेला लोग। कम से कम महीना भर के इंतजाम तो हो जाई। मुट्ठी में तीसर पुड़िया दबौले तेजी से उ घर बढ़त रहलन, जहवा भूख आ बीमारी से कराहत लइकन के जुगाड़ हो गई रहे। आ नुक्कड़ पर अबहिनो माइक वाला चिल्लात रहे, एगो निशान याद रखी, एगो निशान याद रखी। 5 वर्ष पर होने वाला चुनाव में क्या मनोदशा होते है, यह हम सभी जानते हैं, और उसी को चित्रित करने का एक प्रयास किया है मैंने। जिंदगी में लोग कहता है ना कि ससुर पुतोह को नहीं, साहित्य के धूरी हुए भोजपुरी। जी बिल्कुल बिल्कुल, साहित्य के धूरी भोजपुरी है। जिंदा व्यक्ति आपस में राजनीति करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले मुर्दा को भी नहीं छोड़ते। क्या तकलीफ है, किन परिस्थितियों में वह
अपना जीवन व्यतीत किया है, किस हादसे का शिकार होकर वह आज पृथ्वी पर पड़ा है। जिसे घर का चिराग जाता है, दर्द वह समझता है, लेकिन राजनीति करने वाले उस मुर्दा पर भी, उस लाश पर भी राजनीति करने लगते हैं। समझदारी किसमें होनी चाहिए, यह आप सभी के सामने है। शीर्षक दिया है मैंने, राजनीति। साचा हूँ आज कुछ भइल बा का हो काका, सगरी मनई धौरल चलल जाता, बुझाता कि रामलोचना बहू बहू के कुछ भइल बा। बड़ व्यग्र होके चिचिया दिया, चली तनी हमनियों के देखावल जाए। हाँ हो खेखर, हमरो तो बुझाता कि कुछ भइल बा, पर का भइल बा इहे नहीं के बुझात नु। चलो देखावल जाओ तनी। रामलोचन के मौगी बड़ा बेयाकुल होके रोवत रहली। सामने खटिया पर कमली पड़ल रहे। रामलोचन मूड़ी गोतले आखिन से टप टप लोर चुआवत रहले। खम खम चारू ओरिया पुलिसिया मौगी खाड़े रहे आ कमली मरल पड़ा रहे। माजरा अभी बुझाइलो ना रहे तले नेताजी धमकैलन। माई के हाथ में चमचा लोग आंजर पांजर। त गांव वाला भाई लोग, हमरा और नेता हई, हमरा के वोट दे हम तो हम इंसाफ दिवाए। ई अंधेर हो रहल बा, बेटी बहन के सरेआम मारल जाता, कौनो रोक टोक नहीं खे। विपक्षी पार्टी के लोग ह, हम रउरा साथे बानी, रउरा लोगिन वोट हमरे के वोट दी। अभी इनकर बतिया बुझाइलो ना रहे कि एगो दोसर जना जय हिंद के नारा लगावत चलेला। भाई लोग, अंधेर नगरी या चौपट राजा, अतना अंधेर नाक के नीचे ई कुल्ही ना चली। अब राउर लोन के नेता बनी, हमरा के जिताई, हम इंसाफ दिवाए। का हो तोहरा में इतना दम बा? हमरा दम के देखले कहाँ बाड़ा? अब के तरह मिलल बा, आवा देखा दी। तू अपना हद में रह, तू अपना हद में रह। तू का कर लेबा? तारा से तो बेसिए करे। राम नाम सत्य बा। दोनों जना ताकत रह गईले आ रामलोचना के जोरे सभी श्मशान चल दे। कमली के अंतिम गति दे। जिंदगी का मर्ग एक आज के समय में मुखिया, सरपंच सब नीचे से ऊपर तक सभी भरे हुए हैं। कब किसका चुनाव के समय सब पार्टी के सब नेता लोग यह कहला, बिल्कुल सब नेता लोग यह कहेला, दूसरा के का तकलीफ बा, का दर्द बा, ऐसे कोई बहस ना होके, बस अपना 5 साल के समय चाहिए, यही में लोग अचराइल रहेला। एक और लघु कथा में रखती हूँ भोजपुरी की। एक के पार्टी में आने के बाद या कुछ किसी ऊंचे पद पर जाने के बाद नीचे वाले लोगों को लोग ये समझते हैं कि वे कम अक्ल हैं, कम बुद्धि वाले हैं, जिस तरह से नचाएंगे वे नाच जाएंगे। जो हम जान रहे हैं वही सही है। इसी मनोभाव को भोजपुरी में एक रखने का प्रयत्न किया है मैंने। शीर्षक दिया है कुकुर। कुकुर मतलब कुत्ता। कुत्ता का स्वभाव है यह कि जिस दरवाजे रहता है वही खाता है, वही पड़ा रहता है। कोई इधर से आया, 2 पैर मार दिया, चला गया, के करके रह गया, लेकिन वह हिलता नहीं है। लेकिन राजनीति में आने के बाद
महावीर साहू, बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से एक पद पर आने के बाद, चाहे जिस भी रास्ते से हो, मैं इसका विश्लेषण यहाँ नहीं करूंगी, ऊंचे और ऊंचे अपने ख्वाबों को पूरा करने में लोग लगे रहते हैं, नीचे वाले लोगों को भूलते जाते हैं। उनके आसपास रहने वाले लोग भी इस उम्मीद में उन्हीं की तरह होते हैं कि कल को हम भी इसी तरह हो जाएंगे। एक व्यंग रखने का प्रयत्न किया है मैंने, शीर्षक दिया है कुकुर, कुत्ता। जी हाँ सर, जिंदगी की सच्चाई और वर्तमान राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम, का हाल बा मुखिया जी? नीके बा हो तपेसर भाई, खाली कुकुरा तबाह क के धैले बा। काहे मुखिया जी, इतर और कुकुर ह, इतर उरा दुआरा के रखवार ह। बात तो साच कहल, बाकी खाता या पटाइल बा, ना भूंगता आ ना केनियो जाता। लोग बाग आवता तो मुंह निचकुड़िए कैले कुं को करता, आ फिर मुड़ी बोड़ तानी तान करके पड़ रहा था। खा खा के मोटाता, खियावला के तनिको निक निगे देत। का करे में मुखिया जी, कुकुरा तो रौरे नु ह, तनिका असर भी तो आवे के चाही। मुस्काता कहत अपन राह ध ले। हम मुखिया जी सोच में पड़ गई, मुखिया जी सोच में पड़ गए। आइए हम कुछ नारी विमर्श की भी बात करें। मैं अपनी अधिकांश रचनाओं में, कविताओं में क्या कटाक्ष किया है, बहुत बहुत धन्यवाद मंजिला जी। नारी, आज तक मैं समझ नहीं पाई कि नारी का अस्तित्व है किधर। उसका मायका जब तक तब तक होता है जब तक वो ससुराल नहीं आती, और ससुराल उसका घर बन पाता है या नहीं, यह मैं व्यक्तिगत रूप से आज तक नहीं समझ पाई। एक नारी जन्म से लेने के बाद पिता भाई की छत्र छाया में पलती है, उनके कदमों के निशान देखकर आगे बढ़ती है, उनसे हर जिंदगी के सुख को बांटती है, सलाह मशविरा करती है, अपना मार्गदर्शन देती है। बहुत सुंदर विषय, बहुत सटीक भूमिका, बड़ी सरल सहज शैली में सरल विषय के साथ सार्थक लघु कथा है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार सर, आपका आशीर्वाद है, आपका स्नेह है। शादी के बाद बात बात में ताना, ईश्वर न करे कि किसी को सुनना पड़े, लेकिन बात बात में ताना मिलता है। मायके से क्या सीख कर आई, मायके वालों ने सिखाया नहीं। लगता है जैसे कि किराए पर उठ करके हम वहां आए हैं। कठोर से कठोर शब्द भी बड़ी आसानी से लोग कह जाते हैं, और आसान शब्दों को सुनना भी पसंद नहीं करते। एक नारी की मनोभावना को रखने का प्रयत्न करती हूँ मैं, भोजपुरी में ही रखती हूँ। शीर्षक दिया है मैंने गूंज। अपने भीतर बहुत कुछ समेटे नारी एक अनजाने गूंज से, एक अनजाने शोर से दबी रहती है, टूटती है, जुड़ती है, फिर टूटती है, फिर जुड़ती है, और ये से ही उसका जीवन पति बच्चों के साथ निकलता चला जाता है, और उसकी कब दुनिया समाप्त हो जाती है। कड़ाही में कलछी चलावत निशा घड़ी के ओर नजर घुमौली तो 12:30 बजत रहे। 1 घंटा बाद अभी नीरज के आवे में तले तो उनकर मनपसंद चिकन करी बन जाई,
सोचत चाय चढ़ा दे। शांति हाली हाली शांति हाली हाली हाथ चलावत साहेब के आवे के मेरी होता। हाँ मंजुला जी, ऐसा ही लगता है कि बेटी सिर्फ ससुराल जाने के लिए ही जन्म लेती है और तैयार होती है। शांति हाली हाली हाथ चलावा, साहब के आवे के बेरा होता। जी दीदी, बस काम खत्मे बा, आज हमहू तनिका पहिले जाए। चाय छान के गैस बंद कर ली आ शांति के भी देहली, अपनहू पिए बैठ गेली। ई का हो शांति, ओठवा काहे सुजल बा? ओठवा काहे सुजल लागता? ना दीदी कुछ ना। ए देखी तनी है ने, चोट लागल बा? कैसे लागल? ना दीदी, बस तनी पहिले घरे जाए दे। उ तो ठीक बात चल रही है, पहले बतावा तो चोट कैसे लागल बा? दीदी रातू मरद के हमरा खाना नीमन ना लागल, उहे हाथ उठा देल। अब हमहू बैठल तनानू रहे नी, कभियो थक जानी तो मन घटाहे बना देवे नी। ऊ चिहा गईली का बस इतने बात पर हाथ उठा देलन। घंटी बाजल, नीरज अइले, ऊ हंसत बेग ले लेली। बड़ी काम रहल का ऑफिस में, थाकल लागतानी। तका तोहरे ऐसन घर में बैठ के पलंग तोड़ता नी। बोलत उठ के कमरा में चली गई आ उ बिना आवाज के मिलली थप्पड़ के गूंज से चिहाइल खाड़ रह गई। बिना आवाज के थप्पड़ के गूंज से चिहाइल खाड़ रह गई। रउरा बहुत सुंदर पढ़तानी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजला जी। कौन कहता है, सरल सहज सजीव प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। कौन कहता है कि एक बहू सास की बेटी नहीं बन सकती और सास बहू की मां नहीं बन सकती? ओहो धन्यवाद सर। रिश्ते को हम जिस सांचे में ढालना चाहें, जिस तरह से ढालना चाहें, वह ढाल सकते हैं, बशर्ते कि कुछ समझौता हम भी अपने आप से करें, कुछ समझौता सामने वाला भी अपने आप से करे, और तब एक सटीक सजग रिश्ता, सुदृढ़ रिश्ता हमारे साथ होता है। सास बहू का रिश्ता बहुत खराब माना जाता है, ननद भौजाई का रिश्ता खराब माना जाता है, लेकिन हम अपने व्यवहार से उसमें मिठास ला सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। आइए एक ऐसे ही छोटी, इसी मनोदशा की एक छोटी रचना रखती हूँ मैं। शीर्षक दिया है मैंने माई माँ। माई सुतल बाड़ी, माई माँ यानी सासू माँ को यहाँ पर माँ का संबोधन दिया गया है। माई सुतल बाड़ी, छोड़ा हम ही कुल्ही चाट खा जाता नहीं, अब सुतला आदमी के का उठाई। मुस्कात सुमन माई के सोजा खाड़ हो गई, जगा देली अब बयान धर तरी केने बाचाट द खा के फिर सुत जाए, आ चमचा के उठा के खाए लगली। आह मन तृपित हो गई। का हो बहुरिया, जाना तारू के हमार पेट खराब हो जाई त काहे खियलू ह, दुश्मनी निकालो तारू का? ना माई, कुछ होई तो हम बनी नू, बाकी अपने के चाट के नाम से और जे चेहरा दमकत लौकल ह ओकरा आगे तो सब कार बेकार बा। आ माई टुकुर टुकुर ताकत सोचे लगली कि का इहे बहुरिया है जेकरा कहियो हम पतोह ना मननी, आ हर में ताना ही मारत रह गई जे कोनो लूर लक्षण के नहीं छी। आजू माई के रोआ रोआ आशीर्वाद दे रहल बा, माई के
रोआ रोआ आशीर्वाद दे रहल बा। पतो सास के चाट के इच्छा जान रहल बारी, समझ रहल बारी। हंसी ठिठोली के माध्यम से सास बहू के भाषा भाव सामने रखे के प्रयत्न केले बनी। आज हम कहीं भी आने जाने के लिए बहुत खूब शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, अकेले हम सफर कर सकते हैं। सुधा शर्मा जी बेहतरीन, धन्यवाद सुधा जी। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत शानदार अभिव्यक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन हादसा कहीं भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है, और हम मुर्दा बनकर अगर उस नजारे को देखते रहें तो समाज में हमारे लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें सांस लेना हमारा गुनाह माना जाना चाहिए। कहने को हम स्वतंत्र हैं, कहने को हम आजाद हैं, कहने को हम जिंदगी के दो पहिए हैं, लेकिन फिर भी आज भी स्त्री और पुरुष का भेद, नर और नारी का भेद कहीं न कहीं समाज में हमारे है। आइए एक लघु कथा रखती हूँ मैं, भोजपुरी की ही, उसके बाद मैं ज्वलंत प्रश्न। जी सर, धन्यवाद सर। उसके बाद एक दो मैं हिंदी की लघु कथा रखूंगी। शीर्षक दिया है मैंने घृणा। गाड़ी अपना रफ्तार में बढ़त रहे, सभे खा पी के अपना अपना बिस्तर पर कंबल ओढ़ के नींद खींचत रहे। सुमन के बुझाई कि बगल में केहू खाड़ बा, नींद टूटल और चीख पड़ल, छोड़ हमरा के हुए लोग, का बात बा। मदद दाएं बाएं ताके लगली, सभे सुतल रहे या सूते के बहाना के लिए रहे। रात बीत गई, चीख कराह में बदल गई, आउ बेहोशी में बड़बड़ात रह गई, छोड़ हमरा, हम का बिगड़ले बानी। भोर में गाड़ी रुकल, थाना पुलिस आइल, आ अर्थ बेहोशी में कराह सुमन के नजर सहयात्री लोगन पर पड़ल। ओह नजर में बेबसी के जगह घृणा आ नफरत रहे। अब मुर्दा घर में पड़ल लाश मानिंदे सभे अपन नजर बचा के जीवित होके के नाटक करत रहे, जीवित होके के नाटक करत रहे। सभी लघु कथा ज्वलंत मुद्दों पर आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद मजला जी। मेरी रचनाएं आप सभी को पसंद आ रही हैं, मैं आभारी हूँ। मेरे पास 10 मिनट का वक्त और है। मैं एक दो हिंदी रचनाएं और रखती हूँ। आज के समय में दिखावा के लिए हम चाहे कितना भी नीचे चले जाए, हमें अफसोस नहीं होता है। हमें तो सिर्फ बराबरी करना है। उस दिखावे में, उस बराबरी के लिए हमें क्या कुछ अपना न्यौछावर करना पड़ेगा, क्या कुछ खोना पड़ेगा, इसके पीछे हमारी कोई भी सोच नहीं रहती है। बस अगर वह आगे है तो हमें भी आगे जाना है, चाहे वह सही रास्ते से जाए, गलत रास्ते से जाए। एक ऐसे ही मध्यम वर्गीय परिवार की मनोदशा की सोच की रचना रखती हूं मैं। शीर्षक दिया है मैंने रौनक। क्या हो रहा है? यह पार्टी चल रही है और क्या। आज हमारी शादी की सालगिरह और मैं चुपचाप कोने में बैठी हूं, और तुम इन तितलियों के संग छी कहते हुए भी शर्मा रही है। इतने कम कपड़ों में, ग्लास थामे, छी छी। तो क्या चाहती हो? बोलो, तुम्हारी तरह पुराने जमाने की संस्कारी बहू बनकर मैं भी बैठ जाऊं? अरे यही तो है बड़े लोगों की पहचान, ऊंची सोसाइटी।
खैर छोड़ो, तुम ना समझोगे। संस्कार को मारो गोली और एंजॉय करो। एंजॉय नहीं कर सकती तो भाड़ में जाओ। क्षण से जैसे लगा कुछ टूट गया हो, मन के भीतर कुछ खौल रहा हो। आज वही पार्टी, वही रौनक, वही कम कपड़ों की नुमाइश, वही संस्कार। वंदना, सब तुम्हें देख रहे हैं। कपड़े संभालो, ज्यादा पीली हो, अरे गिर जाओगी। अरे रौनक यार, बोर मत करो, एंजॉय करो। ऊंची सोसाइटी, ऊंचे लोग, ऊंची पहचान। अरे यही तो है हमारी पहचान, है ना? नहीं समझे? नहीं समझोगे? तुम तो बहुत ही ऊंची मानसिकता के हो। अरे नहीं समझे तो भाड़ में जाओ, मूड खराब मत करो। जिंदगी जिस रंग में ढलना हम चाहें ढलती है। आदरणीय विजय तिवारी किसलय जी, सही बात, बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद आपका। हर हाल में हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। यह आधे कपड़े, हाथों में मॉकटेल का ग्लास, एक दूसरे की बीवियों की अदला बदली, यही इंजॉयमेंट है आज के समाज की। यही है जो हमारे सो कॉल्ड ऊंची सोसाइटी के लोग हैं, ऊंचे कहलाने वाले लोग हैं। तो जिंदगी यूं ही चलती है। यह हमारा एक संस्कार है जो ऊंची सोसाइटी में होने वाले, जो बिल्कुल साधारण से एकदम स्वाभाविक बहुतायत देखने को मिलती है। जी सर, बिल्कुल। हम उस समाज से आते हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि संस्कार क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। लेकिन बड़ा देखने की होड़ में अगर उस सभ्यता और संस्कृति को भूल कर हम आगे बढ़ते हैं और कल को हमारी पत्नी अगर वो उसी लाइन में आ जाती है तो वह फिर हमारे लिए बुरा होने लगता है। अगर आज पुरुष है, पत्नी को इस रंग में ढालना चाहता है, पत्नी नहीं चाहती है, लेकिन अगर कल को पत्नी ढल गई तो पूरी स्वर से सहन नहीं होता है। इसी मनोदशा को चित्रित करने का प्रयत्न किया है मैंने। और दूसरी तरफ हमारे आज भी जहां पर हमारा संस्कार है, गांव की मिट्टी में, गांव की खुशबू में, हवाओं में फैले खुशबू से, या जहां संस्कार हम कहें चाहे जितना भी ऊंचा उठ जाए, लेकिन अगर संस्कार है तो हम उसे भूल नहीं सकते। इसी मनोदशा का एक चित्रण और रखती हूं मैं। ठीक इसके विपरीत शीर्षक दिया है मैंने, निर्णय। मध्यम वर्गीय लोग इसी दिखावे में कहीं के नहीं रहते। बिल्कुल सही कह रही है बहन आप। मध्यम वर्गीय लोग इसी दिखावे में कहीं के नहीं रहते। न वे निम्न वर्ग के रह पाते हैं, न उच्च वर्ग में आ पाते हैं, और पीस करके रह जाते हैं। तो मैं दूसरी मनोभाव को चित्रित करती एक रचना रखती, निर्णय। दीदी मुझे बचा लो, वरना वह मुझे मार डालेगा। रोती और एक सांस में बोलती शीला उसके पैरों के पास आकर बैठी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? दीदी वही मेरा पति मुझे मार डालेगा। पहले स्थिर होकर बैठो, पानी पियो, फिर मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दीदी मेरा पति रोज दारू पीता है, महीना लगने का इंतजार करता है, और पगार हाथ में आते ही मुझसे सारे पैसे छीन कर शराब की उधारी चुकाता है, और फिर से उसका उधारी का खाता शुरू हो जाता है। अच्छा? हाँ दीदी, और पैसे नहीं देने पर वो मारपीट करता है, और आज तो हद ही कर दी उसने। एक औरत को घर में ला बैठाया, कहता है कि तू तो मुझे बच्चे जनकर नहीं दे सकती, मैं इससे बच्चे करूंगा और तुझे घर से निकाल बाहर करूंगा। तो तुम बच्चे पैदा करना क्यों नहीं चाहती हो? नहीं दीदी, दोष उसी में है, और वह मुझे बांझ कहता है। उसे तो बहाना चाहिए मुझे प्रताड़ित करने का। नई औरत जो ले आया है, मंदिर मस्जिद मत्था टेक आई, दवा इलाज कराई, सब कहते हैं उसी में दोष है।
तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं देती? कैसे छोड़ दूं दीदी? भला ब्याहता को भी कोई छोड़ सकता है? जीवन भर का साथ। मारपीट खाने के बाद भी वह संस्कार यहाँ बोल रहा है जो उसे बचपन से मिला हुआ है। कैसे छोड़ दूं दीदी? भला ब्याहता को भी छोड़ सकते हैं जीवन भर का साथ? तो वह इस तरह मारपीट करता है तो मैंने उसका मन टटोलना चाहा। छोड़ दे उसे, कौन सा सुख दीजिए दे रहा है वह? आज भी कमाती है, कल भी कमा कर जी लेगी। अब वह बहुत हद तक संयत हो चुकी थी, मन शांत था और पति प्रेम जाग उठा था। नहीं दीदी, क्या हुआ जो दो चार थप्पड़ लगा देता है? प्यार भी तो वही करता है ना। हाथ बाह उसी का धर के नई संजान साल में आई हूं मैं। उसी के भरोसा न माई बाबू भेजे हैं। अब बच्ची नहीं है तो क्या हुआ? अब बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? दैव नहीं चाहते हैं तो बच्चा कहां से होगा? मारता है तो बदन भी तो वही दबाता है। अपने आप में मगन शीला झाड़ू उठाकर सफाई करने चल दी। वह चुपचाप, जो अभी तक उसकी बातें सुन रही थी, अब अंतर्वेदना से भर उठी थी। वह खुद की नियति से तुलना करने लगी। अगर यही सोच उसकी भी हुई रहती, उसकी सोच शीला की हुई रहती, या उसकी सोच शीला की हुई रहती, तब यह निर्णय करना कठिन था कि कौन सही है, कौन सुखी। शीला गुनगुनाती पोछा लगा रही थी और वह अपनी लेखनी किनारे रख फोन की तरफ बढ़ गई। आज वह भी एक सही निर्णय लेने जा रही थी। आज वह भी एक सही निर्णय लेने जा रही थी। तात्पर्य, उसने भी कुछ अहम में कुछ बातों से आहत होकर अलगाव का रूप धारण किया था, अलगाव किया था। और उसके एक शब्द से कि भला ब्याहता को कोई छोड़ता है, और वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वापस फोन की तरफ बढ़ती है। बस यूं ही ऐसे ही छोटी छोटी लघु कथाओं के साथ मैं इस पथगामिनी के पटल पर उपस्थित हुई थी। आप सभी का स्नेह मिला मुझे, आप सभी का प्यार मिला मुझे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का यह स्नेह प्यार ऐसे ही बना रहेगा। आज के कार्यक्रम में पटल पर विभिन्न लोकताओं के माध्यम समाज जी सर, आशीर्वाद चाहिए आपका। बिल्कुल मैं इस पटल पर आती रहूंगी और साहित्य सृजन का समुचित मूल्यांकन धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। मैं पुनः मंच पर उपस्थित जितने भी श्रोता हैं हमारे, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, सभी का वंदन करती हूँ। मैं मंजुला श्रीवास्तव जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस पावन पटल पर आने का मुझे मौका दिया, अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया। सौभाग्य है मेरा। मुझे लगता है कि मेरा समय समाप्त हो चुका है। सुंदर प्रस्तुति के लिए दिल से आभार, बहुत बहुत आभार। मुझे इस पटल पर लाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर एक साथ मिलेंगे। सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ मैं, और शुभ रात्रि। जी हाँ, पटल से जुड़े सभी मित्रों का मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। फिर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र तोमर सर का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी इतनी सुंदर सुंदर कमेंट्स मुझे दिए, आशीर्वाद अपना दिया। मैं जुड़े हुए सभी विद्वजनों का अभिनंदन करती हूँ और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपके खूबसूरत और ऊर्जावान कमेंट्स मेरे लिए ऊर्जावान रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का।
विशेषकर मंजिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।